तो हम्म। ये लड़ाई करवाते हैं, ये खेल है, असलहे का कारोबार है। ये सारा मामला इस तरीके से चलता है जब तक इस एरिया के, इस खत्ते के, दुनिया के लोगों को ये बातें सही से समझ नहीं आएंगी, वो इसी तरीके से चलते रहेंगे। इस दुनिया को रूल जो है वो पेट्रोल की बुनियाद के ऊपर, असलहे की इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये दो चार बड़े माफियाज हैं, ये कंट्रोल करते हैं पूरी दुनिया। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत ही अहम इशू पर बात करेंगे और बहुत ही अहम गेस्ट हमारे साथ हैं, जो बहुत ही रेयरली होता है। पाकिस्तान में जो सियासी उथल पुथल देखने को मिली पिछले एक हफ्ते में, और जिसका ड्रॉप सीन ये रहा कि इमरान खान के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो कामयाब हो गया। इमरान खान अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, और इसके साथ साथ जो और वाकयात हुए हैं वो बहुत ही अहम हैं। चूंकि इमरान खान ने अमेरिका की मुदाखलत के सबूत पेश किए, इस हद तक बताया कि पाकिस्तान के एम्बेसडर की वॉशिंगटन में जो मुलाकात हुई डिप्टी सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से, उसमें एक तरह की धमकी दी गई थी। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि जो उनसे अलग हुए एमएनएज हैं, यानी मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, वो इस्लामाबाद में अमरीकी एम्बेसी में बार बार जाकर के मिले। इस किस्म की बातें उन्होंने कही। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह थी, बहुत अरसे से, शायद 1947 के बाद पहली बार पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर ने, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने, भारत की भी तारीफ की थी। यह भी बहुत ही दिलचस्प बात थी कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने अप्रिशिएट किया था। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से जनाब ईसा नकवी साहब, जो काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तकरीबन 2 दहाई से काम कर रहे हैं वहां। उन्होंने इंडस टेलीविजन, जियो टीवी, दुनिया टीवी, नेशन अखबार, बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया है और इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए बहुत ही जाने माने हैं। और उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है ईसा नकवी के ही नाम से, उस पर आप बहुत कुछ देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां के जो कुछ वो रखते हैं दुनिया भर के वाकयात और पाकिस्तान के वाकयात के बारे में। ईसा नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर इसी तरह से रिश्ते आगे बढ़ें, जिस तरह से इमरान खान साहब ने जो बातें कही हैं, यहां भी काफी उसको पसंद किया गया है। ये बताइए कि ये वाकई क्या अमरीकी मुदाखलत का खुला सबूत था? पाकिस्तान इस वक्त कहां महसूस कर रहा है? क्योंकि 47 के बाद में पाकिस्तान अमरीका के खेमे में, भारत सोवियत यूनियन के खेमे में रहा, और एक लंबी तारीख है पाकिस्तान की और अमरीका के ताल्लुकात की। इस वक्त आखिर इतनी खराब हालत क्यों हो गई कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका की मुदाखलत पर बाकायदा एतराज किया, और हर सतह पर एतराज किया? आप इसे एक जर्नलिस्ट, एक ऑब्जर्वर के तौर पर, आपने नेशनल असेंबली की सारी प्रोसीडिंग्स देखी हैं, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इन वाकयात? देखिए, इस पे बात करना मेरे लिए आपके साथ काज़मी साहब बहुत आसान इस वजह से है क्योंकि इंडिया के रहने वाले और पाकिस्तान के रहने वाले लगभग, मैं 8 मरतबा मुझे इंडिया आने का इत्तेफ़ाक हुआ, तो वो उनका सोच के का धारा जो है वो एक ही तरह बहता है। उनकी जो समझ-बूझ है अपनी लोकल पॉलिटिक्स की और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की लगभग एक जैसी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि हमारे यहाँ जो दाखिली सियासत है, जो लोकल पॉलिटिक्स है, बस ये यहीं का मामला है, इसका बाहर से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि एक बिल्कुल बहुत कम लोग हैं जो ये अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि हमारे दोनों देशों में जो सियासत है, उस सियासत का बड़ा बड़ा मामला जुड़ा है पूरी दुनिया की सियासत के साथ। जब आप इस बात को समझ जाएँगे तो फिर शायद इस सारे मामले को, इस गुत्थी को सुलझाने में आसानी होगी। और जो पाकिस्तान में इस वक़्त हो रहा है, इसका बड़ा ताल्लुक इंडिया के साथ भी जुड़ा हुआ है। आप हैरान होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ इंडिया के जी। साथ, बल्कि आप हैरान नहीं होंगे, आपके व्यूअर शायद ज़्यादा हैरान होंगे। आप इन सारे मामलात को देखते हैं, समझते हैं, और आपको पता है कि इस वक़्त इस पूरे रीजन में पाकिस्तान अमेरिका के कैंप से क्यों निकलना चाहता है। पाकिस्तान अमेरिका के, या जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, आज से 1 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो क्यों ये समझते थे कि हम अमेरिका के साथ नहीं चल सकते।
उसकी वजह यह है कि अमेरिका आपके साथ चल रहा है। हम्म, और आपको पसंद आए, मुझे पसंद आए ना आए, लेकिन हम दो जो मुल्क हैं, जो दो देश हैं, इनके दरमियान कोई दोस्ती वाला ताल्लुक नहीं है। तो वो जो अंग्रेजी में कहते हैं कि फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड इज अ फ्रेंड, हम्म, और एनिमी ऑफ अ फ्रेंड इज हम्म, एन एनिमी, हम्म, और एनिमी ऑफ एन एनिमी इज अ हम्म, फ्रेंड। तो ये हम्म, बिल्कुल मामला उसी तरीके से है। अब अमेरिका आपको जो कुछ भी हो जाए, आपको जिस किस्म के मुआहदे देता है, जो आपके एग्रीमेंट्स हैं, आपने बीका साइन किया, लिमोआ साइन किया, कमकासा साइन किया, आपके दरमियान सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मुआहदा है, आपके दरमियान जो है वो चाहते हैं कि आपको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बना दिया जाए, वो ये चाहते हैं कि आपको जो है वो सलामती कौंसिल का, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बना दें, वो आपको क्वाड में जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। और वो इस वजह से देते हैं क्योंकि आप एक बड़ा मुल्क हैं, और आप चीन के हवाले से अगर कोई अमेरिका का एजेंडा इस रीजन में फॉलो कर सकता है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, वो इंडिया है। पाकिस्तान एक तो हिस्टोरिकली चाइना के साथ बहुत क्लोज है, चाइना और पाकिस्तान का सिक्योरिटी ताउन और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है, तो पाकिस्तान तो वो नहीं कर सकता जो इंडिया कर सकता है। तो फिर अब ऐसी सूरत हाल में जाहिर है कि पाकिस्तान ये समझता है कि क्योंकि हमारे एक दुश्मन मुल्क को जो इंडिया है, उसको अमेरिका इतना कुछ दे रहा है, अमेरिका उसकी हर बात जो है वो बड़े आराम से मानता है। अब ये नहीं, जो रिसेंट एपिसोड हुई है उस सारे में कहानी क्या चली कि पाकिस्तान ने भी वही ओपिनियन रखा यूक्रेन और रूस के मामले पर जो इंडिया ने रखा। लेकिन यहाँ पर फर्क ये आता है कि इंडिया को किसी ने लेटर नहीं लिखा। यूरोपियन यूनियन के सफीरों ने इंडिया में बैकडोर जाकर जो जयशंकर हैं उनके साथ बात की होगी, हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ बात की होगी, मोदी जी को कहीं पैगाम पहुंचाया होगा, कहीं जो जेक सलिवन हैं उन्होंने अजीत डोभाल से बात की होगी, लेकिन किसी ने लेटर लिखकर अपने ट्विटर के ऊपर नहीं डाला कि आप हम्म, कंडेम करो, आप हमारा साथ दो। ये अनडिप्लोमेटिक प्रैक्टिस पाकिस्तान में हुई। तो जो अमेरिका का रवैया इंडिया के साथ रहा, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहा। पाकिस्तान पे जाहिर है कि उन्होंने दबाव डाला, उन्होंने कहा कि आप हर सूरत कंडेम करें। और को इंसिडेंटली पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम इमरान खान, वो जिस वक्त रेड आर्मी मार्चिंग कर रही थी यूक्रेन में, वो मॉस्को में खड़े फ्लोरल रीथ बिछा रहे थे टूम ऑफ द अननोन सोल्जर पे। तो हम्म। इसकी मैसेजिंग और कॉनोटेशन इंटरनेशनली बहुत बुरी चली गई। इसकी वजह से वो चीजें जो शायद ना होनी थी, वो एकदम से हुई और बड़ी तेजी के साथ। ये वजूहात हैं, और जाहिर है कि इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बड़ा ताल्लुक है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो सियासत हो रही है, ब्लॉक पॉलिटिक्स हो रही है। ये सर्द जंग का जमाना है, ये दूसरी सर्द जंग है। पहली एक हमने देखी थी सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान, अब अमेरिका और चीन के दरमियान एक सर्द जंग का माहौल है। और जो बाइडन जो है वो इस दुनिया को दो ब्लॉक्स में तकसीम कर चुके हैं, ये सबको मालूम होना चाहिए। और वो जोर डाल रहे हैं कि आप हमारे ब्लॉक का हिस्सा बने नहीं, अगर आप नहीं बनेंगे तो फिर आपको पनिश किया जाएगा। पाकिस्तान का केस वही नजर आता है। और जो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है उसको शायद सड़क पर चलने वाला आम पाकिस्तानी, एक एवरेज किसी गांव में रहने वाला पाकिस्तानी शायद उस तरीके से नहीं समझता। लेकिन जो वजीर आजम इमरान खान ने जैसी कैंपेन की है पिछले एक महीने में, बहुत सारे जो स्ट्रीट लेवल के ऊपर लोग हैं उनकी अवेयरनेस है। और ऑब्वियसली मैं क्योंकि फॉरेन अफेयर्स कवर करता हूँ और इन सारे इंसिडेंट्स का, ये सारे मामला कैसे चल रहे थे उसका ट्रैक रखता हूँ, तो आई कैन एक्चुअली टेल यू कि चीजें और मामलात ये आज से खराब नहीं हुए, ये रूस के दौरे से भी खराब नहीं। ये मामलात बहुत पहले से खराब हैं। और अमेरिका के अगर ताल्लुकात नॉर्मल होते तो ये क्या ये मुमकिन है कि अमेरिका का सदर, अफगानिस्तान वाला मामला चल रहा था 2021 में, अमेरिका का सदर पाकिस्तान के वजीर आजम को फोन ना करता? ये मुमकिन नहीं था। ये होना चाहिए था हर सूरत में। अगर ये नॉर्मल रिलेशनशिप होता तो आ चुका होता टेलीफोन। वो ना आने की वजह ये है कि वो पाकिस्तान की इस सरकार से और इसकी जो पॉलिसी है इससे बहुत ज्यादा गुस्से में। अच्छा, ये एक बात बताइए, देखिए आपने दो तीन चीजें कही उसमें, भारत का जो एक ताल्लुक आपने बताया, मैं समझथा हूं जब आप फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन रिलेशंस देखते हैं तो भारत की पॉलिसी में कहीं ना कहीं थोड़ी कुछ तब्दीलियां महसूस आप कर रहे होंगे। उसमें खास तौर पर अमेरिका के रास्ते पर चल करके
रेजोल्यूशन को सपोर्ट ना करना यूनाइटेड नेशन में, और व्लादिमीर पुतिन से भी ताल्लुकात अच्छे बना करके रखना। कम से कम 4 बार भारत के प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन से 24 फरवरी के बाद बात कर चुके हैं। इसके अलावा इमरान खान का बार बार भारत की फॉरेन पॉलिसी को अप्रिशिएट करना, ये दोनों चीजें अगर मिलाकर के देखी जाए तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत भी अब किसी ना किसी तरह से किसी सतह पर अमेरिका से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है? यही वजह है कि नई दिल्ली पिछले हफ्ते 10 दिन 12 दिन में न सिर्फ यूरोप से, अमेरिका से, यूके से, मुख्तलिफ मुल्कों से एनएसए, फॉरेन मिनिस्टर्स सब दौड़ दौड़ करके यहां आ रहे हैं। तो भारत भी कुछ जिसे कहते हैं नेविगेशनल करेक्शन अपनी फॉरेन पॉलिसी में कहीं कुछ कर रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? अच्छा, यानी कि बात का मतलब तो वही निकलेगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको जरा थोड़े डिफरेंट एंगल से देखता हूँ, थोड़ा सा मुख्तलिफ जाविया है। मुझे इजाजत दें तो मैं आपके सामने जी रखूं। जी मेरा जी, बिल्कुल बिल्कुल। भारत जो है वो थोड़ा सा घबराया है देख के। अमेरिका का जो ट्रैक रिकॉर्ड है माजी को अगर आप सामने रखें, और जो अभी अमेरिका ने किया है पिछले 1 से 1.5 साल में, जो बाइडन जो है मेरा ख्याल है हालिया अमेरिकी तारीख के सबसे कमजोर सदर के तौर पे, सबसे वीक प्रेसिडेंट के तौर पे सामने आए हैं। मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। अशरफ जी गनी जी उनके एलाय थे, जी अशरफ गनी उनके इत्तहादी थे, उनके पार्टनर थे। अशरफ गनी को उन्होंने व्हाइट हाउस में बिठा के क्या गुफ्तगू की थी अप्रैल के महीने में। और फिर जिस तरीके से अमेरिका भागा अफगानिस्तान से, तालिबान के हाथ में रख के पूरा काबुल और पूरा अफगानिस्तान, 20 साल के बाद ये तमाम नेटो ममालिक वहां से गए। तो 2-3 चीजें उसके बाद हमने जब यूक्रेन वाले मामले में देखी कि यूक्रेन को 1991 से एक ट्रैप के तौर पे ये बना रहे थे रूस के खिलाफ। सोवियत यूनियन टूटने के बाद से रूस के लिए एक ट्रैप क्रिएट किया गया, अरबों डॉलर्स लगाए गए, ज़ेलेंस्की को थपकी दी गई, आपको नेटो का मेंबर बना देंगे, आपको ये असलहा देंगे, आपको यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाएंगे, आपको हर किस्म की टेक्नोलॉजी दी जाएगी, आपके ऊपर हमला हुआ तो हम रूस की ऐसी की तैसी कर देंगे। अब ज़ेलेंस्की रो रहा है, ज़ेलेंस्की क्या कह रहा है कि मेरा साथ नहीं दिया। देखें, ये जो अमेरिका का जो इस किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड सामने आया है, इससे इंडिया को भी अंदाजा हुआ है कि चाहे यमन वाले मामले पे देखें, मैं अगरचे मैं यमन की जो जंग है, कॉन्फ्लिक्ट है, मैं उसको बिल्कुल उसको यानी कि एक इंसान होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते हमें सामने चीजें नजर आती हैं। ये इस नहज पर नहीं आना चाहिए मामला, हम्म, लेकिन उसमें से भी अमेरिका पीछे हटा, हम्म, जिस तरीके से हटा। अमेरिका का ठीक। ट्रैक रिकॉर्ड एस्टेब्लिश हो रहा है। अभी ये नहीं पता वो ताइवान का साथ देगा नहीं देगा। वो चीन के साथ भिड़ने की बात कर रहा है, लड़ने की बात कर रहा है, उसको कह रहा है कि मैं तुम्हें फ्रिगेट भी भेज दूंगा, मैं आप दोजे भी भेज दूंगा, सबमरीन्स, मैं आपको मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी दे दूंगा, मैं आपको फलाना तैयारा भी दे दूंगा। लेकिन क्या पता कि कल को जब चीन और ताइवान वाला मामला अगर गर्म होता है तो उसमें पीछे भाग जाए अमेरिका। तो अमेरिका ने बेसिकली अपने आप को एक रिलायबल पार्टनर के तौर पे इस्टेब्लिश नहीं किया पिछले 1.5 साल में। 1.5-2 साल में अमेरिका की जो अपनी साख है उससे इंडिया को अंदाजा हुआ है कि हम अमेरिका की दोस्ती में कितना आगे चले जाएं। हम रूस के साथ भी लड़ जाएं, हम चीन से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से हमारी वैसे लड़ाई है, तो रीजन में हम जो बड़े मुल्क या जो ट्रबल उनके लिए क्रिएट करने वाले हो सकते हैं, हम तो अमेरिका के कहने पे कर देंगे। जिस वक्त लड़ाई की बात आई, अगर अरुणाचल प्रदेश में महाज गर्म हो गया, उन्होंने तो 15 जो एरियाज है उनका चीन में नाम, चीनी जबान में नाम भी रख दिया, आपको पता है। जी जी तवांग सेक्टर में क्या हुआ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पेंगोंग सो के अलावा जो बाकी जगह है वहां पर प्रॉपर डी एस्केलेशन तो नहीं हुई। आपकी हम्म, आर्मी आंख में आंख डाल के खड़ी है। ठीक है, तो फिर जो आपका पूरा श्रीलंका से लेके ये जो एरिया है सारा, यहाँ से जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, आबनाए हुरमज है, यहाँ पर चीन जिस तरह का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, और एक तरीके से हर तरफ मौजूद है। एक तरफ पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान और चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दूसरी तरफ इंडियन ओशन रीजन में। तो इंडिया को ये अंदाजा है कि आप अमेरिका की जो दोस्ती है उसमें किस हद तक जा सकते हैं। मेरा हम्म, ख्याल है इस वजह से इंडिया ने थोड़ा सा बैक स्टेप लिया। लेकिन अभी आप देखेंगे 2-3 हफ्तों में ये आपके प्रधानमंत्री भी जाने लगे हैं जापान, हम्म, और वहां पर चौकड़े की मुलाकात होगी, क्वाड की। स्कॉट मॉरिसन आएंगे, जो बाइडन आएंगे, वहां पर आप
का पता चलेगा कि आप असल में कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन अभी हाँ। मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा पीछे इस वजह से नहीं हुए कि आप इस वक्त कोई इंडिपेंडेंट लाइन खींच रहे हैं। हम्म। आप टेक्निकली स्पीकिंग आप अमेरिका की तरफ शिफ्ट कर चुके थे। अभी हम्म। तो आप देखें कि जो पुतिन का दौरा हुआ है, इसमें मैं तो समझ रहा था कि आपके दरमियान जैसा लॉजिस्टिक एक्सचेंज कॉपरेशन ऑफ एग्रीमेंट और ये बीका की तर्ज का कोई एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। जो पुतिन का दौरा है उसमें जो असल चीजें होनी थी वो नहीं हुई। हम्म। आपने टेक्निकल सर्विसेज जो मिलिट्री की है वो 10 साल की कर ली, 2031 तक की कर ली आपने कि वो मिलेगी। वो तो पहले से चलते हुए एग्रीमेंट्स के लिए है। हम्म। तो जो आपकी यांटर शिप यार्ड पे और गोवा शिप यार्ड के ऊपर एडमिरल ग्रोगोरोविच क्लास की तलवार क्लास का अपग्रेडेड वर्जन बन रहा है, जिसका टरबाइन यूक्रेन से आ रहा है और रूस वो बना रहा है, उसके अलावा और जो उनकी सबमरीन्स हैं उसके अलावा आपका बड़ा मुआहदा कोई नया नहीं हुआ जो होना था। हम्म। तो आप तो शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन आप शिफ्ट करते करते एकदम रुक गए, घबरा गए। आपने कहा यार ये अमेरिका कर क्या रहा है, हमको सबसे लड़वाए जा रहा है, सबसे लड़वाए जा रहा है, और जिस से लड़वा रहा है उसका साथ तो देता नहीं। नहीं, मेरा इससे मेरी पहले, अंडरस्टैंडिंग है ये। जी जी, इससे पहले भारत को अमेरिका कई नुकसान पहुंचा चुका है साहब, और अब भी S-400 पर जब चाहता है धमकी दे देता है। मुझे याद है कि एक जमाने में ईरान, पाकिस्तान, भारत जो गैस पाइपलाइन आनी थी उससे पीछे हटाया। उसके बाद फिर ईरान से तेल लेना बंद कराया, और उसमें बहुत ही दिलचस्प रीजनिंग, बहुत दिलचस्प थी। रीजनिंग ये थी कि साहब हमने पाकिस्तान से आपके पायलट को जल्दी वापस छुड़ा दिया और हाफिज सईद को टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करा दिया, इसलिए आप ईरान से तेल लेना बंद करो। उसमें अरबों डॉलर का भारत को नुकसान हो चुका है। गैस पाइपलाइन बस अगर आती गैस पाइपलाइन अगर आती पाकिस्तान से होकर के भारत तक, तो तरक्की होती, और आज जिस तरह से ईंधन महंगा भारत में है वो शायद हालात ना बनते। अब भी ऐसे सबक पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद दिलचस्प, मैं बीच में थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं अपने दर्शकों को याद दिलाने के लिए कि उसके बाद ऑल्टरनेट गैस पाइपलाइन जो पढ़ाई गई, दी नहीं गई, वो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान को ट्रबल्ड एरिया कहा गया था, फिर भी वो पाकिस्तान से आनी है। अफगानिस्तान तो कई दहाई से ट्रबल्ड एरिया है। तो वो एक अजीब किस्म की कहानी है। बिल्कुल इसी तरह की कहानी अब जर्मनी को और उनको पढ़ाई जा रही है कि कतर से हम गैस पहुंचा देंगे। तो ये उनका अपना पुराना तरीका है। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि पाकिस्तान की इस वक्त जो पॉलिटिक्स है, इस वक्त अब आने वाले वक्त में आप क्या देख रहे हैं? क्या 3 महीने के लिए ये गवर्नमेंट बनेगी? क्या ये बाकी वक्त पूरा करेगी जितना बाकी वक्त इमरान खान का बाकी रह गया था? क्या कुछ होना है उसमें? आजमी साहब, इन जिन जमातों ने मिलके, जिन पार्टीज ने मिलके इमरान खान को निकाला है, ये सारी एक दूसरे की दुश्मन पार्टीज। पीपल्स पार्टी की मौलवी फजलुर रहमान से, मौलाना फजलुर रहमान से नहीं बनती। पीपल्स पार्टी की नून लीग से, नवाज लीग से नहीं बनती। नवाज लीग की इन लोगों से नहीं बनती। ये भानमती का कुब्बा है, और डैगर्स विल बी आउट। ये हम्म। अभी खंजर निकलेंगे एक दूसरे के खिलाफ। पीपल्स पार्टी, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जैसे ही इलेक्शन की तैयारी हो जाती है, कुछ थोड़ा सा जो इन्होंने, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि आप इक़्तिदार में, पावर में आते हैं, आप पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं, आप अपने बंदे लगाते हैं, फील्डिंग सेट करते हैं पूरी, और उसके बाद आप कहते हैं आप इलेक्शन करा लें। तो ये अपना वो काम करने की कोशिश करेंगे। 2-3 चीजें जो इमरान खान ने की थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग राइट, उसको अंडू करने की कोशिश करेंगे। साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको अंडू करने की कोशिश करेंगे। और ये थोड़े से मामलात सेट करके फिर पीपल्स पार्टी इनसे लड़ पड़ेगी। पीपल्स पार्टी इनसे लड़ के अलहदा होगी, क्योंकि वो कहते हैं घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। जी अब जी जी। पीपल्स पार्टी जो है वो, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट तो करनी नहीं मुस्लिम लीग नवाज ने। हम्म। तो अगर 6 महीने बाद ऐसे ही हंसी खुशी हुकूमत खत्म करके इलेक्शन में जाएंगे, तो ये तकरीर क्या करेंगे एक दूसरे के कैंडिडेट, क्या हम्म। करेंगे, क्या बोलेंगे कि हम क्या, ये बुरा है जिसके साथ हम अभी हुकूमत में बैठे हुए थे। तो जाहिर है कि इनको, इनकी लड़ाई होगी अच्छी जबरदस्त किस्म की। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल ड्रामा है वो खत्म नहीं हुआ। आप टेंशन मत लें, अभी बड़ा सारा कुछ चलना है यहाँ पे। ये जो पार्टीज हैं वो अभी आपस में लड़ेंगी या अलहदा होंगी कुछ वक्त के बाद। कुछ चीजें अपने इनका कंबाइंड है वो करने के बाद
अक्टूबर नवंबर अपने जहन में रखेंगे, लड़ पड़ेंगे। हम्म। अक्टूबर नवंबर में लड़ने के बाद एक जमात अलहदा होगी, वो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएगी, वो उसको बुरा भला कहेगी, फिर यह हुकूमत टूट जाएगी और फिर आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे, ताकि हर एक के पास बड़ा जूसी किस्म का मवाद हो, कंटेंट हो अपनी स्पीचेस, इलेक्शन स्पीचेस करने के लिए। तो अभी इमरान खान की क्या देखिए, कुछ जो ऑब्जर्वर्स हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि एंटी अमेरिकनिज्म, एंटी जायनिज्म जिसके भी हाथ में वो प्लैंक होता है वो आम लोगों में पॉपुलर होता है। पाकिस्तान में भी एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल वो एक फीलिंग है और रहती हैं, हमेशा तकरीबन रहती हैं, सरकार चाहे अमेरिका के साथ हो। इमरान खान के पास अब वो सारे स्लोगन्स हैं, गैर मुल्की मुदाखलत और अमेरिका की हेजेमनी। तो वो ऐसी सूरत में इमरान खान का पॉलिटिकल फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ है? क्या इमरान खान फिर इलेक्शन जीत के आएंगे? देखिए, इमरान खान ने ये जो मुल्क है जिसमें मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, इमरान खान ने, मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जितनी है उसके मुताबिक मैं आपको बता सकता हूँ, इमरान खान ने कुछ एहसान किए हैं इस मुल्क पे। एक तो हमारे पास जो है वो टू पार्टी सिस्टम था हम्म। कि पीपल्स पार्टी जाएगी तो नून लीग आएगी, नून लीग जाएगी तो पीपल्स पार्टी आएगी। हम्म। उसको इसने तोड़ा इमरान खान। दूसरा, हमारे यहाँ जो इस्लामाबाद का सेक्टर एफ है, ई है, जो एलीट क्लास है, जो यंगस्टर है, वो पॉलिटिसाइज्ड नहीं था, हम्म। पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं था। वो इलेक्शन में वोट डालने नहीं निकलता था, उसको इंटरेस्ट नहीं होता था कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, फॉरेन मिनिस्टर कौन बनेगा, किसको हुकूमत करनी चाहिए, किसको नहीं। दे वर नेवर बॉदर्ड, दे नेवर वेंट आउट टू कास्ट देयर वोट्स। हम्म। इमरान खान ने दो तीन जो चीजें बड़ी अच्छी की हैं कि वो एक थर्ड ऑप्शन के तौर पर सामने आए और उन्होंने अच्छा बुरा जैसा भी परफॉर्म किया। पूरी दुनिया में हालात कैसे हैं मुझे पता है, इंडिया में आपके यहाँ कैसे हालात जी हैं। जी जी। कोरोना वायरस की वजह से जो सारा मामला चल रहा है पूरी दुनिया में चल रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज है वो घुटनों पे बैठ गई हैं हम्म। और 40-40 साल के इन्फ्लेशन के रिकॉर्ड पूरी दुनिया में टूटे हैं। ये कोई सिर्फ पाकिस्तान के साथ कोई खास जुड़ा हुआ मामला नहीं है, इंडिया के साथ भी वही मामला है। बिल्कुल। आपके यहाँ भी कोरोना में जो अस्पतालों की हालत थी वो हमने देखी, ऑक्सीजन जी। की शॉर्टेज थी वो हमने देखी, आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जवाब दे गया था। आपके यहाँ भी वही सब कुछ था जो हमारे यहाँ है। लेकिन जो इमरान खान ने किया है वो इमरान खान ने पॉलिटिसाइज किया है इस मुआशरे के, इस मुल्क के कई करोड़ वो लोग जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं थे उनको शामिल किया है, उनको तीसरा ऑप्शन बताया है। दूसरा, इमरान खान ने एक काम बहुत अच्छा किया है। इमरान खान ने कुछ डिवीजन लाइंस क्रिएट कर दी हैं और ये बताया है कि आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी आपकी हो तो ये हो सकती है। हम्म। भाई, आप क्यों रूस के साथ ताल्लुकात नहीं रख सकते, आप क्यों चीन या ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं रख सकते? 74 साल में हमारा ईरान के साथ 959 किलोमीटर का बॉर्डर है, हमारा एक बॉर्डर ओपनिंग था हम्म। कफ्तान का। हम्म। 74 साल में दूसरा बॉर्डर नहीं खोला आपने, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि जी दो जी। इतने बड़े मुल्क, उनका 959 किलोमीटर का, 959 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर मिलता हो और हम्म। उसमें एक ऑफिशियल क्रॉसिंग पॉइंट हो। हम्म। या आप अंदाजा लगाइए, उसके बाद फिर अभी दो इन्होंने खोले, एक मंतशिन और एक यब्त रमदान खोला, इन्होंने चार और खोलने का फैसला किया। तो रीजनल इलाकाई मुल्क हैं, उनके साथ बात करना, उनके साथ बोलना, तो इमरान खान ने बड़ा कुछ दिया है इसको। और अब जिस वक्त इमरान खान पावर से बाहर है, शायद पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में मेन इलेक्शन स्लोगन हम्म। हमारे यहाँ हमेशा और आपके यहाँ भी, जो कोई भी सियासी जमात है वो फॉरेन पॉलिसी पे इलेक्शन नहीं लड़ती। फॉरेन हम्म। पॉलिसी एक एलिमेंट होता है, एक जुज होता है, एक नारा होता है। आप पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट बेचते हैं आपके यहाँ पॉलिटिशियंस, हमारे यहाँ एंटी इंडिया सेंटिमेंट बेचते हैं पॉलिटिशियंस। कश्मीर का तस्करा हम रखते हैं अपनी इलेक्शन स्पीचेस में, आप रखते हैं दाऊद इब्राहिम का और दहशतगर्दी का, और ये जो भी आपका वो जी। पॉलिटिशियंस ड्रामा बना के करते हैं, हमें भी पता है, हमारे पास भी करते हैं, आपके पास भी करते हैं। तो वो जो बेसिकली इमरान खान है, उसने इस किस्म का स्टेज पर ले आया कि अब पाकिस्तान में मेन इलेक्शन स्लोगन जो है वो फॉरेन पॉलिसी होगी। हम्म। आप किस फॉरेन पॉलिसी के एजेंडे के साथ आए हैं? आपने चीन के साथ बैठना है, आपने सीपैक पूरा करना है, आपने रूस के साथ बैठना है या नहीं बैठना है? आप बता दें, हम्म। आप पहले इस हम्म। स्टेज।
तो ये बड़ा अच्छा काम है। मेरा ख्याल है कि लोगों को अंदाजा हो रहा है कि हमारे जो लोकल मामलात हैं ये आलमी मामलात से जुड़े हुए हैं। तो अभी अभी आपको मतलब फ्यूचर में अभी अभी जो अमेरिका की तरफ से जो कुछ रिस्पांस आया, जाहिर है वो वही आना था, डिनाई करना कि हमारी कोई मुदाखलत नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन अब भी इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी का क्या कुछ रवैया है वहां? मतलब खामोशी है, आना जाना लोगों का है उसी तरह से? क्योंकि इमरान खान साहब ने बिल्कुल बहुत खुल करके आखिर दिनों में कह दिया कि हमारे जो अलग होने वाले लोग थे वो बार बार अमेरिकन एम्बेसी में जा रहे थे, यानी इंस्ट्रक्शन ले रहे थे। अब आपको क्या लगता है कि क्या वो खामोशी, सुकूत या ये कहिए साजिश कुछ कम हो जाएंगी पाकिस्तान के खिलाफ इस्लामाबाद में अमेरिकी एम्बेसी की तरफ से? देखिए, मामला जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका का है ही नहीं। हाँ। मामला अमेरिका का, वॉशिंगटन का और बीजिंग का है। उनका हम्म। मामला ठीक होता नजर नहीं आता, तो ये मामला चीन के साथ जो जो ताल्लुकात बेहतर रख रहा होगा उसके साथ आपको ये मामला नजर आएगा। हम्म। अभी आपको सऊदी अरब में भी कुछ नजर आ सकता है। अगर हम्म। वो पेट्रो युआन की तरफ जाते हैं, अगर वो शी जिनपिंग को बुलाते हैं, तो हाउस ऑफ सऊद में भी कोई गड़बड़ हो सकती है। वहां हम्म। आपको कोई एहतजाज मिल सकता है। श्रीलंका में आपको कुछ नजर आ रहा है। इसराइल में नफ्ताली बेनेट जो है वो भी थोड़ा सा डोलड्रम्स में है। और हम्म। हंगरी के विक्टर ऑर्बन जो है उसका मामला भी थोड़ा सा खराब हो सकता है। हम्म। ब्राजील के जायर बोल्सोनारो को भी थोड़ा सा खटका लग पड़ सकता है। देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, आपके राष्ट्रपति भवन में पहुंचने के लिए, आपके इंडिया गेट के आसपास खान मार्केट तक पहुंचने के लिए जब कोई सियासत करता है, वो सातवीं रियासत में, वो नागालैंड में उधर बैठा हुआ कोई पॉलिटिशियन जो है वो कहता है कि मैं दिल्ली में बैठ के जाऊं और वहां पर सरकार हो और वहां पर मैं हिस्सा बनूं, उसके लिए क्या कुछ करता है। एक जो आप यूनियन काउंसिल की सियासत करते हो, आप एक घर को दूसरे से लड़वाते हो, एक घर को तोड़ने के लिए क्या कुछ करते हो। लोग मारे भी जाते हैं, दंगा होता है, फसाद होता है, मार्केट बंद होती है। ये तो है, आप सिर्फ अपनी एक स्टेट की पॉलिटिक्स के लिए, एक यूनियन काउंसिल की, एक एमएलए बनने की, एक आप राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनने के लिए इतनी मारा मारी करते हैं, तो अमेरिका तो दुनिया पे हुकूमत करता है। तो उसके लिए ये जितने सारे मुल्क हैं, वो तो बाइडन खुलकर कहता है। 4 फरवरी को उसने कहा स्टेट डिपार्टमेंट में जाके, उसके बाद 14 अप्रैल को जब उसने रूजवेल्ट रूम में उसने खड़े होकर खिताब किया, जो उसने अपनी मार्च में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की 24 मार्च को, जहां जहां उसने जो जो बात की, उसने कहा मेरा एक ही मकसद है, नॉट ऑन माई वॉच, मैं चीन को आगे नहीं निकलने दूंगा। मेरा सबसे सीरियस कंपेटिटर है, मैं अपनी अलायंसेस को रिपेयर करूंगा, अमेरिका इज बैक, डिप्लोमेसी इज बैक। ये सबने सुना था। फिर 12 जून को ये इकट्ठे हो गए सारे कार्बस बे में। वहां पर बैठ के इन्होंने क्या कहा कि हम B3W इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे बीआरआई को काटने के लिए। बीआरआई हम्म। को काटने के लिए तो बीआरआई में कौन सा मुल्क है? सबसे पहले तो पाकिस्तान है जिसमें सी पैक है। जी। सबको मालूम है फ्लैगशिप प्रोजेक्ट तो बीआरआई का सी पैक है। तो जो 7 मुल्क बैठकर कार्बस बे में इंग्लैंड में 12 जून 2021 को ये डिसाइड करते हैं कि हमने इसको फ्लॉप करना है, फेल करना है, तो उसके लिए पाकिस्तान तो टारगेट होगा। हम्म। मसला ये है कि कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी ओपनली, वो ओपनली हो गई। हम्म। सीआईए का चीफ पाकिस्तान आया, विलियम जे बर्न्स, जून के पहले हफ्ते में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसको, इट वाज, आपने डिप्लोमेटिक स्नब था, जी आपने जी। आपने यू रिफ्यूज टू मीट हिम, बट हम्म। दैट वाज मेड पब्लिक। फिर हम्म। वेंडी शर्मन आपके यहाँ दिल्ली में, सॉरी मुंबई में बैठ के क्या कुछ बोल के, जब वो जी। पाकिस्तान आई, हमारे यहाँ तो जब कोई अमरीकी आता था तो बिच बिच जाते थे। शाह हम्म। महमूद कुरैशी अपने फ्लोर पे बैठे रहे, नीचे उन्होंने जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जिसको हम मोफा कहते हैं, जी मिनिस्ट्री जी। ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उसके दरवाजे पे हमने अपना एक जो 20वें ग्रेड का अफसर है उसको भेज दिया कि जाके इसको अंदर ले आओ। कोई हम्म। वो जो आप गेट पे खड़े होकर रिसीव करने वाला काम होता है, उसको वेलकम करने वाला काम होता है, वो आपने किया नहीं। फिर उसी वेंडी शर्मन ने कॉल ऑन मांगी थी अमेरिकी एम्बेसी ने, प्राइम मिनिस्टर खान ने कहा मैं इसके साथ मिलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तो वो इंतजामिया कॉल नहीं करती, मुझे तो समझती कुछ नहीं है। फिर हम्म। उसके बाद आपने जनाब जो स्टैंड लिया, जो यूएनजीए में तकरीर की, फिर ऑकस और क्वाड के खिलाफ आपने जिस किस्म का स्टेटमेंट दिया, फिर उन्होंने किया समिट फॉर डेमोक्रेसी, आपने कहा कि हम नहीं आ रहे। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ली जान जाओ
आपके उस रिफ्यूजल का स्क्रीनशॉट लेके अपने ट्विटर पे पिन करता है, उस पर लिखता है पाकिस्तान रिफ्यूज टू अटेंड बाइडेन समिट फॉर डेमोक्रेसी, अ रियल आयरन ब्रदर। फिर हम्म। आप जिस वक्त अमेरिका बाइकॉट लीड कर रहा होता है बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का, आप बीजिंग में लैंड करते हैं, आप वहां पर विंटर ओलंपिक्स अटेंड करते हैं। उसके बाद जब यूक्रेन वाला मामला होता है तो आपका प्राइम मिनिस्टर मॉस्को में होता है। तो ये सारा कुछ था। अमेरिका जो है, अगर आप अपनी यूनियन काउंसिल की सियासत बचाने के लिए इतनी लड़ाइयां भिड़ाइयां करवा देते हैं, एक घर को दूसरे से लड़वा देते हैं ताकि कोई आपका सियासत चमकती रहे, आप एमएलए बन जाएं, आप राज्यसभा के लोकसभा के मेंबर बन जाएं किसी तरीके से, इतना दंगा फसाद अपने छोटे छोटे इलाके में करवा देते हैं। तो अमेरिका ने तो इस दुनिया पे हुकूमत करनी है भाई, उसकी दुनिया पे हुकूमत छिन रही है, तो उसके लिए उसने पाकिस्तान जैसे मुल्कों जो चीन के साथ खड़े हुए उनके साथ ये करना था। अच्छा, आखिरी सवाल। देखिए, कुछ चीजें होती हैं सियासत में, कुछ स्पॉन्टेनियस होती चली जाती हैं और उसके कुछ नतायज निकलते हैं। क्या आपको इमरान खान के जमाने में दुश्मनी खुलकर सामने आने से कुछ भलाई होती हुई नजर आ रही है? क्या अमेरिका के चंगुल से पाकिस्तान आजादी की तरफ बढ़ रहा है? इसका क्या कुछ ऐसा फायदा होने वाला है? क्या कुछ रहेगा आने वाले वक्त में? देखिए, फौरी तौर पे तो ऐसा नजर नहीं आता, लेकिन जिस दिन इंडिया के रहने वालों को ये बात समझ आ जाए और पाकिस्तान के रहने वालों को और हमारे रीजन के रहने वालों को ये बात समझ आ जाए कि जब ये बड़ी बड़ी ताकतें थीं और ये दुनिया पर हुकूमत करने के लिए अपने वायसराय भेजा करती थी, लॉर्ड माउंट बैटन हुआ करते थे, ये वो जमाना था जब बरतानिया जो है वो हुकूमत करता था, जब फ्रांस की अंपायर जो है वो फैली हुई थी, जब पोर्टुगीज जो है वो आके गोवा में बैठे हुए थे, जब आपके जो स्पेनिश हैं, फ्रेंच हैं, ये जाके कॉलोनियां बनाया करते थे। उसके बाद वो जमाना चला गया, फिर उन्होंने नया तरीका बनाया इन सब पे हुकूमत रखने का, जिसको आप नियो कॉलोनियलिज्म, नौ आबादियाती निज़ाम, उसके बाद का निज़ाम, ये सब कुछ कहते हैं। इसमें ये करते क्या है, ये एफएटीएफ बनाते हैं, जिससे जो फैसला हमारा मनवाना हो उसको डाल देते हैं ग्रे लिस्ट में, जिससे आपको कोई काम निकलवाना हो उसको आईएमएफ के चुंगल में डाल देते हैं, जिससे आपने कोई काम कराना हो उसको बताते हैं कि आपके ऊपर काटसा की सैंक्शंस लग जाएंगी। कोई और काम करवाना हो तो आपको कहते हैं कि यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम आपके ऊपर ये पाबंदी लगा देगा, आपको उस कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाल देगा। स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट में था। पर जी, जी, तो जी। जिस दिन उन्होंने कहा कि हम तल अवीव के साथ ताल्लुकात ठीक कर रहे हैं, माइक पॉम्पियो तैयारे में गया, वहां के बैठ के कहा कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आपसे ऐसा तो अच्छा। जी, जी। इंडिया इतनी तेजी से रंग बदलते हैं ये लोग। जो आपका इंडिया खरीदता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रफाल कंपनी, इसराइल वाली, और हम्म। दसॉल्ट की बात नहीं कर रहा, जो आप जी, रफाल तैयारे खरीदते हैं वो जी, डिफरेंट है, जी। मैं एटीजीएम की बात कर रहा हूँ। वो जो एटीजीएम आप खरीदते हैं इसराइल से, वो कितने करोड़ डॉलर का आता है वो जरा पता करें अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, और फिर उनसे ये चेक करें जाके कि ये जो एटीजीएम बनाने वाली कंपनी है, इसका तोड़ भी वही बनाती है, वो किसी और को बेचती है। वो जी, कहती है जी। पाकिस्तान कि किसी तरह को हमारे से ले ले, पाकिस्तान से तो ताल्लुकात नहीं है ना। हुँ, तो हुँ। ये लड़ाई करवाते हैं, ये खेल है, असलहे का कारोबार है। ये सारा मामला इस तरीके से चलता है जब तक इस एरिया के, इस खत्ते के, दुनिया के लोगों को ये बातें सही से समझ नहीं आएंगी, वो इसी तरीके से चलते रहेंगे। इस दुनिया को रूल जो है वो पेट्रोल की बुनियाद के ऊपर, असलहे की इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये 2-4 बड़े माफियाज हैं, ये कंट्रोल करते हैं पूरी दुनिया। जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब ईसा नकवी साहब। आपने बहुत ही गैर मामूली अंदाज में आपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी बताई और उसका जो इंटरनेशनल कनेक्शन है वो भी बताया। और आपने भारत के बारे में आपकी जानकारी बहुत है, बड़ी नज़दीकी से खान मार्केट और लुटियन दिल्ली का भी आपने ज़िक्र किया। और श्रीलंका और इज़राइल और वेनेजुएला, सारी उस पॉलिटिक्स को आपने एक तरह से कनेक्ट करके बता दिया कि आखिर दुनिया किस तरफ जा रही है। इंटरनेशनल अफेयर्स में आपकी जानकारी बहुत अच्छी है। और मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि ईसा नकवी साहब बहुत ही कामयाब एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ईसा नकवी, आप देख सकते हैं। और बहुत ही गहराई से जानकारी होती है उसमें, और बहुत ही अनबायस तरीके से फैक्ट्स को रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों को, नाजरीन को वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
फिर कभी किसी और अहम मौजू पर हम आपसे फिर बात करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।